वर्तमान समय में जिस देश के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद है वो देश काफी तरक्की कर रहे हैं और उन देशों की जीडीपी भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि आज वर्तमान समय में जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार मौजूद है वो देश दुनिया के सबसे खुशकिस्मत देश है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन उस देश को हर साल अरबों डॉलर कमा कर देते हैं, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश जिसके पास 24 ट्रिलियन डॉलर के प्राकृतिक संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है, जिस देश का नाम कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर यहाँ पर आता है यह देश, जिसे कॉन्गो देश या डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो भी कहा जाता है। असल में इस देश का क्षेत्रफल 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। इस कारण ये अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, लेकिन यह दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश है, क्योंकि कॉन्गो के 80% से ज्यादा लोग प्रतिदिन $1.25 से कम पर गुजारा करते हैं। इस कारण इसे अत्यधिक गरीबी की सीमा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि कॉन्गो में कच्चे खनिज अयस्क लगभग $40 ट्रिलियन के करीब है, फिर भी इस देश की जीडीपी मात्र $48 बिलियन ही है। अब 40 ट्रिलियन के अयस्क यानी भारत की कुल जीडीपी से भी 5 गुना अधिक की संपत्ति के खनिज अयस्क कॉन्गो में मौजूद है। और अगर बात करें सभी अरब देशों की जो अपने प्राकृतिक संपदा के कारण ही इतने अमीर देश है, तो इन अरब देशों के पास जितनी संपदा है उससे कहीं गुना ज्यादा संपत्ति अकेले कॉन्गो के पास है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉन्गो में अपार प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी यह देश इतना गरीब क्यों रह गया है, और कॉन्गो के लिए उसका ही अपने प्राकृतिक संसाधन कैसे एक अभिशाप बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कॉन्गो में $24 ट्रिलियन के खनिज अयस्क होने के बावजूद भी कॉन्गो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश क्यों है, कॉन्गो के लिए इसके खनिज अयस्क अभिशाप क्यों साबित हो गया है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस कॉन्गो देश में डायमंड, कोबाल्ट, तांबा और पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार पाए जाते हैं और दुनिया भर में 60% कोबाल्ट अकेले कॉन्गो से भेजा जाता है। अब आज के इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी से संबंधित हर एक गैजेट में लिथियम और कोबाल्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बैटरी काम नहीं करती है। यानी इन दोनों धातुओं के विशाल भंडार कॉन्गो देश में मौजूद है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्गो दुनिया भर के देशों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खदान के तौर पर कितना महत्वपूर्ण देश है। और इतना ही नहीं, इन महंगी धातुओं को कॉन्गो दूसरे देशों को बेचकर अरबों डॉलर भी कमा सकता है, जिससे ये कॉन्गो देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो सकता है। लेकिन आज के समय में कॉन्गो के लिए प्राकृतिक संसाधन उनके लिए अभिशाप बन चुके हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही कॉन्गो आज सबसे गरीब देशों में शुमार है। और इन प्राकृतिक संसाधनों ने यहाँ के लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कॉन्गो को इतना गरीब होने के पीछे उसके प्राकृतिक संसाधन कैसे जिम्मेदार है। तो साल 1960 के आसपास इस कॉन्गो देश को बेल्जियम से आज़ादी मिल चुकी थी। इससे पहले बेल्जियम ने कॉन्गो के प्राकृतिक संसाधनों को खूब लूटा था। फिर बेल्जियम से आज़ादी मिलने के बाद कॉन्गो देश के लोगों को लगा कि अब तक वो जिस गरीबी से जूझ रहे थे उसमें उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन बेल्जियम से आज़ाद होने के बाद कॉन्गो के लोगों के लिए और भी बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि 1960 के दशक में जब कॉन्गो बेल्जियम से आज़ाद हुआ तब कॉन्गो देश की आबादी 20 मिलियन के करीब थी और इस पूरी आबादी में मात्र 16% लोग नहीं, इस पूरे देश के मात्र 16 लोग ही ग्रेजुएट थे, क्योंकि कॉन्गो के उपनिवेश काल में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। बेल्जियम सरकार ने कॉन्गो में किसी भी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार नहीं किया था, मात्र लोगों को खदानों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था, वो भी चंद पैसों के खातिर। फिर बेल्जियम से आज़ादी मिलने के बाद बेल्जियम के अधिकारी जो कॉन्गो में उद्योगों का नियंत्रण करते थे और कॉन्गो देश को चलाते थे,
वो सब अधिकारी रातों रात कोंगो देश को छोड़कर चले गए और कोंगो में कोई शिक्षा व्यवस्था ना होने के कारण देश को चलाने के लिए कोई भी सक्षम सरकार या कोई सक्षम संगठन भी मौजूद नहीं था। तो आज़ादी मिलने के तुरंत बाद कोंगो में आर्थिक अराजकता फैल गई और पूरी नागरिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस कारण कोंगो देश में अंतर्राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल बंद हो गया और इस व्यवस्था ने कई जातीय संघर्ष और मिलिशिया संगठनों को खड़ा कर दिया जो कोंगो और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे। यानी आज़ादी के बाद कोंगो में उत्पन्न हुए ऐसे हालातों ने यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए और इतिहास में इसे कोंगो क्राइसिस के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इस देश में प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए कोई भी बड़ी कंपनी कोंगो में निवेश करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि किसी भी कंपनी को निवेश करने के लिए सुरक्षा की गारंटी और स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। लेकिन कोंगो के हालात ऐसे थे कि कोंगो की सरकार भी उन कंपनियों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। इस कारण कई ऐसे मिलिशिया संगठन उठ खड़े हो गए जो अवैध रूप से प्राकृतिक संसाधनों को निकालकर बेचने लगे और इन मिलिशिया संगठनों को अमेरिका और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। यानी कोंगो की आज़ादी के बाद ये देश अमेरिका और सोवियत संघ के लिए एक लड़ाई का मैदान बन गया। इस कारण कोंगो में लाखों लोग इन संघर्षों में मारे गए, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ कोंगो के अलग अलग मिलिशिया संगठनों का समर्थन करने के लिए उन्हें हथियार और पैसा मुहैया करवाते थे और इन मिलिशिया संगठनों ने कोंगो के खदानों पर कब्जा कर रखा था और इससे निकलने वाले उच्च कीमतों के खनिज अमेरिका और सोवियत संघ को बहुत कम कीमत पर मिल जाते थे। ऐसे में साल 1965 आते आते राजनीतिक उथल पुथल, असफल चुनाव और सरकार का तख्ता पलट के बाद कोंगो में अमेरिका समर्थित मोबुटू सेसे सेको कोंगो के राष्ट्रपति बने। यह उनकी इमेज है। तो इनके राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने देश को एक सैन्य तानाशाही के भीतर लाकर खड़ा कर दिया। अब मोबुटू सेसे सेको को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस कारण IMF ने इन्हें $10 मिलियन का लोन भी दिया ताकि प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश किया जा सके। लेकिन इस सरकार ने इन पैसों को सरकारी योजना और मशीनरी को खरीदने में लगाने की बजाय अपने विरोधियों से लड़ने और खुद की संपत्ति को बढ़ाने में इस्तेमाल किया। इस कारण ये पैसा कभी भी लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और इतना ही नहीं, मोबुटू सेसे सेको के राष्ट्रपति बनने के बाद कोंगो में कई मिलिशिया संगठन खड़े हो गए जो मोबुटू सेसे सेको को हटाना चाहते थे। यानी ये सभी संगठन और पश्चिमी देश भी कोंगो के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पना चाहते थे। लेकिन साल 1990 में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद मोबुटू सेसे सेको को अमेरिका का समर्थन मिलना बंद हो गया, जिसके बाद ये काफी कमजोर हो गया और मोबुटू सेसे सेको को पद से हटाने के लिए कोंगो का गृह युद्ध छिड़ गया। इसे प्रथम कोंगो युद्ध कहते हैं, जो 1996 से 1997 तक चला, जिसमें ADLFC यानी अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ कोंगो जाहिरे की तरह के कई संगठन जिन्हें पश्चिमी देशों और युगांडा जैसे देशों से समर्थन प्राप्त था, इन सभी संगठनों ने मिलकर मोबुटू सेसे सेको को पद से हटा दिया और लॉरेंट डेजिरे कबीला को सत्ता में ला दिया। यह उसकी इमेज है। लेकिन लॉरेंट डेजिरे कबीला ने भी रवांडा जैसे देशों की बातें मानना बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर रवांडा ने कोंगो पर हमला कर दिया और यह देश एक बार फिर युद्ध में घिर गया, जो दूसरा कोंगो युद्ध कहलाया, जो 2 अगस्त 1998 को शुरू हुआ था। इसे इतिहास में ग्रेट वॉर ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में 9 अफ्रीकी देश और 25 से अधिक मिलिशिया संगठन शामिल थे और यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे घातक संघर्ष था, क्योंकि इस युद्ध में 10 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की, जबकि 30 मिलियन से अधिक लोगों को अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ा, यानी 3 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए थे। अब कोंगो की आज़ादी के बाद से अब तक कोंगो में संघर्ष चलता आ रहा था, क्योंकि हर एक संगठन और सरकार कोंगो के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार करने के लिए लड़ रहे थे। इस कारण कोंगो की आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के द्वारा कोंगो में ना तो शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया और ना ही सड़कें और प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए बंदरगाहों या मशीनरी की खरीदारी की गई, बल्कि हुआ सब कुछ इससे उल्टा। सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों पर काबू पाने के लिए ज्यादा हथियार और लोगों को खरीदने का ही काम किया। इस कारण कोंगो में आज भी ज्यादातर खदानों से बिना मशीन के पुरुष, बच्चे और महिलाएं खनिज पदार्थ निकालते पाए जाते हैं, वो भी बहुत ही कम मजदूरी में। इतना ही नहीं,
प्रत्येक खदान पर कई बंदूकधारी गार्ड्स भी होते हैं जो इन मजदूरों की निगरानी करते हैं। इस कारण आज वर्तमान समय में पूरे कोंगो में हजारों खदानें ऐसी हैं जिन पर आज भी मिलिशिया संगठनों का अधिकार है। जो मिलिशिया संगठन हर साल $1 बिलियन से अधिक के खनिज पदार्थ अवैध रूप से दूसरे देशों को बेच देते हैं, जिस कारण हर साल कोंगो को 2 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ता है। असल में प्राकृतिक संसाधनों के लिए कोंगो में औपनिवेशिक काल से ही संघर्ष चल रहा है। इस कारण कोंगो के लिए यह प्राकृतिक संसाधन वरदान की तुलना में अभिशाप साबित हो गया है, क्योंकि प्रत्येक संगठन बंदूक के दम पर इन संसाधनों को हथियाना चाहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों के लिए कोंगो एक नर्क बन गया है। और मिलिशिया संगठनों के अलावा यहाँ की सरकारें भी इन खदानों में काम कर रही विदेशी कंपनियों के साथ सीधे तौर पर मिली हुई है, और ये विदेशी कंपनियां इन सरकारी संस्थाओं को अवैध रूप से धन मुहैया कराती है। इस कारण इन कंपनियों से भी ना के बराबर ही टैक्स लिया जाता है, जिससे कोंगो की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आज कोंगो की सरकारी खदानों में से 60% खदानों में चीनी निवेश मौजूद है, जिन खदानों में कम कीमत पर पुरुष, महिलाओं और बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती है। और ऊपर से चीनी सरकार कई मिलिशिया संगठनों को अपनी खदानों की सुरक्षा करने के लिए धन भी मुहैया कराती है। और कई रिपोर्ट्स में भी यह सामने आया है कि कोंगो के ज्यादातर मिलिशिया संगठन से चीन सीधे तौर पर अवैध रूप से प्राकृतिक संसाधन कम कीमत पर खरीदता है। और कोंगो में हर महीने 10,000 से अधिक लोग प्राकृतिक संसाधनों को चोरी करने या इससे संबंधित कार्य करने के कारण मार दिए जाते हैं, क्योंकि कोंगो में आज के समय में 40 से ज्यादा मिलिशिया संगठन मौजूद है जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अवैध रूप से दोहन कर रहे हैं। और इन संगठनों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने के लिए हर साल 50,000 से अधिक लोगों को मार दिया जाता है। वहीं इन मिलिशिया संगठनों से परेशान होकर अब तक 5 मिलियन से अधिक लोग अपने कोंगो देश को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर गए हैं। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो बेल्जियनों, कोंगो की मौजूदा सरकार और पुरानी सरकारों ने सभी ने कोंगो में राज्य, सेना, न्यायपालिका और शैक्षणिक तंत्र को मजबूती नहीं होने दिया, ताकि जमीन के नीचे दबे प्राकृतिक खजाने के दोहन में उन्हें कोई अड़चन न आए। इसी कारण तो आज कोंगो के ऐसे हालत हो गए हैं। और कोंगो में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी मिलिशिया संगठनों और सरकार के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अवैध रूप से दोहन हो रहा है। इस कारण कोंगो के लोगों को कुछ भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। और साल 2010 में IMF ने कोंगो को 12 बिलियन का लोन भी उपलब्ध कराया है, ताकि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सके और उससे प्राप्त होने वाले पैसों का इस्तेमाल कोंगो के विकास के लिए किया जा सके। लेकिन यहाँ की सरकार और अधिकारी ये सारा पैसा जनता तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, और न ही इससे ऐसी मशीनरी या बंदरगाह का निर्माण करते हैं जिससे व्यापार में आसानी हो सके। यानी इस भ्रष्ट तंत्र के कारण कोंगो आज दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश बन चुका है। और इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, कभी समय मिले तो जरूर देखना, ताकि आपका यह वहम दूर हो जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख आपको ही है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।